हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर चल रहा था साइंस फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका सेकेंड पार्ट है। देखिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था आपको। तो फोर्स के बारे में जो कुछ भी मैंने बताया था, वहाँ पे एक चीज़ और आपको जाननी है कि जो फोर्स होता है बेटा, उसकी जो यूनिट होती है, फोर्स को हम एफ से दिखाते हैं, पता ही होगा। और यूनिट जो होती है वो होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। जैसे न्यूटन होती है और सीरियस में इसकी यूनिट होती है वो होती है डाइन, ठीक। तो अगर एक न्यूटन इज इक्वल टू कोई पूछे तो बताना 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे फोर्स के बारे में हो गया था। फोर्स, अच्छा, टाइप्स ऑफ फोर्स भी अगर कोई पूछ दे तो ऐसा तो दिया नहीं है आपके बुक में, लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और पुश और पुल फोर्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉन्टैक्ट जिसमें बॉडी और फोर्स लगाने वाले ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाए, जैसे हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा क्या है, इसके साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है। और नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जैसे चार्ज है, चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, तो इन सेम चार्ज है तो इसके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ओके। जो नॉन कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है। तो ये आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, यहाँ पे 11th में आप समझेंगे इसके बारे में। और तो यहाँ पे अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको कि जो फोर्स तुम्हारा मैंने बता रखा था कि फोर्स अनबैलेंस्ड और अनबैलेंस टाइप का होता है, ये आपका डिस्कस हो गया था। अब मुझे आगे जो आपको बताना था वो एक टर्म मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया आपको टर्म समझना है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी से हम रिलेट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन के। इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, कोई भी बॉडी जो होती है यूनिवर्स में, वो अपने जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखना चाहती है। उसको क्या रखना चाहती है, मेंटेन। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये चाहता है कि मैं इसी तरीके से क्या अपने आप को मेंटेन रखूं। और अगर कोई चीज़ मोशन में है, ठीक है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो ये भी चाहता है कि ये मान लो रेस्ट में है और ये मोशन में है, तो ये सारे के सारे क्या चाह रहे हैं, मैं अपने स्टेट को, स्टेट है ये इस वक्त इस बॉडी का, चाहते हैं कि मेंटेन रखूं। मतलब वो अपने आप को मूव नहीं कराना, मतलब कि अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को, या बोलो अपने उस स्टेट को। स्टेट का मतलब कि रेस्ट स्टेट या मोशन स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। चाहे डायरेक्शन की ही बात कर लो। फोर्स के बारे में जहाँ तक मैंने बताया था कि देखो जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। अगर कुछ मिस हो गया होगा कल तो वो भी समझ लो कि फोर्स पहला काम करता है कि किसी भी बॉडी के रेस्ट से उसको मोशन में ले आता है, या मोशन से उसको रेस्ट में ले आता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ढकेल दो तो मोशन में वो चला जाएगा, मोशन में है कोई जा रहा है उसको ऐसे आगे से फोर्स लगा दो तो रुक जाएगा रेस्ट में। और क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है, इसके शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। शेप का चेंज करने का मतलब है कि कोई चीज़ आप बॉल ले लो, बॉल पे ऐसे फोर्स लगाओ तो शेप चेंज नहीं हो जाएगा ना, तो वही चीज़। तो इतने सारे चीज़ें कर सकता है फोर्स एक। तो यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ इनर्शिया, इनर्शिया में यही चीज़ आपको समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। ये उसके अंदर क्या है, एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। और इनर्शिया की प्रॉपर्टी हर उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जिसके पास मास होता है। मास का मतलब कि अगर उसके पास मास है कुछ ना कुछ, तो पक्का है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी, इनर्शिया की क्वालिटी होगी, ठीक। ये बात समझिए, इनर्शिया का मतलब तो यही है। इनर्शिया का मतलब आपको यही जानना है कि हर बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। अगर वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, चेंज नहीं करना चाहता, ठीक। अब इसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझिए। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने जैसा कि बात किया कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। कब तक,
कब तक? जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए। एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं अप्लाई हो जाए, मतलब कि अगर जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते तब तक ये अपने पोजीशन, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। एक बात समझ जाओ कि अगर कोई चीज़ रखा हुआ है टेबल पे या कोई पत्थर रखा हुआ है, उसको तुम देखते रहो, तो क्या वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है? नहीं करेगा। वो जैसा है वैसे ही जहाँ पे है वहीं पड़ा रहेगा, बिल्कुल जहाँ पे है वहीं पड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया, तो वो आगे की तरफ क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। मूव करना मतलब कि अपने स्टेट को इसने चेंज कर लिया, रेस्ट से मोशन में आ गया। कब? जब आपने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। डेफिनेशन सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स में दूंगा आपको। समझने के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज करो अपने दिमाग को, कि समझना है हमको कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो आप ये ऐसे इधर से जा रहा है मोशन में, तो आपने क्या करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दो। फोर्स जैसे ही लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। कब आ रहा है? जब इस पर क्या लग रहा है? एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर ना लगता तो ये कभी रेस्ट में ना आता, जान जाओ। अब बोलोगे सर एक बॉल होती है, मान लो बॉल को आपने ढकेला, तो सर बॉल पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं, तब क्यों रुक जाता है? तो मैंने कल मतलब पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लगता है वो फोर्स कहाँ पे? कांटेक्ट पे। और वो फोर्स का नाम क्या था? सबको याद होगा, फ्रिक्शन फोर्स नाम था। याद है ना? फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हर कांटेक्ट सरफेस पे लगता है। तो ये मोशन के अपोजिट में ये इस काम करता है इसको रोकने का। तो है देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज कॉज ऑफ स्टॉप दिस मोशन। ठीक है, यही रीज़न है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सिंपल सा फंडा यही है, आपको यही बस स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बस है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहता है, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है, तो ये आपको समझना था। अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कहानी हो गई। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तुम्हारा बस यही एक चीज़ है आपको जानना था। कुछ चीज़ें आपके बुक में जैसे और भी दिखा रखी है कि अगर कोई चीज़ मान लो ऐसे स्लोप है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही दिखा रखा है। आपने यहाँ एक बॉल रखा, इस बॉल को छोड़ा, तो छोड़ोगे तो ऐसे आएगा। अब ये जान तो यहाँ से एक और स्लोप आप बना दो जो इस साइड की तरफ है, ये ब्लॉक है, तो ये यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ पता है? ये ऐसे नीचे आने लगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आई तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये तुरंत रुक जाएगा, नहीं, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि रास्ता यही है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये तुरंत कोई चीज़ स्टॉप नहीं होती है, इनर्शिया काम करता है। इनर्शिया का मतलब यही है कि कोई चीज़ अगर मोशन में आ गया तो तुरंत वो रुकेगा थोड़ी। रुकेगा कब? जब ये इस तरीके से ऊपर जाना चालू होगा तब वो धीरे धीरे रुकना चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रुकेगा तो फिर से वो वापस आने लगेगा, क्योंकि फिर से इसको ग्रेविटी खींचेगी। हर जगह फोर्स है, पहली बात। ये नीचे जा रहा है, एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर की तरफ जा रहा है तो रुकने लगा, तो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है। सब जगह फोर्स है। फोर्स ना होता तो ये नीचे जाता, यहाँ जाता तो ऐसे चला ही जाता। क्यों रुक रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ आप समझा रखा है वहाँ पे। और ये ना, ये इन दोनों की हाइट सेम भी होगी। सेम इसलिए होगी क्योंकि ये एंगल सेम है और ये इस तरीके से मूव करता रहेगा। ठीक, अब एक चीज़ समझो जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को देखो हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपली है ये, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम हर उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो कंडीशन, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, अब ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला कि इसके पास क्या होना चाहिए? मास, और दूसरा इसके पास क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी। ठीक है, मास और वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, सिंपल सी चीज़ है। अगर ये इसके पास कोई मास है और ये ऐसे तुमने इस तरह से फोर्स लगाया, ठीक है, अब तुमने इस पर फोर्स लगाया, बात समझो,
ये रेस्ट में रखा हुआ है। अब ये कब मूव करेगा? जब तुम क्या लगाओगे? एक फोर्स लगाओगे। भाई दिमाग में क्लियर करते चलो, जब क्या लगाओगे? तुम एक फोर्स लगाओगे। अब जैसे ही तुमने इस पर फोर्स लगाया तो होगा क्या? इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। बात सही है? वेलोसिटी आ गई मान लो। अब वेलोसिटी आते ही इसके पास क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। तो इस बात को याद रखना कि मोमेंटम तुम्हारा होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब किसी एम मास की वेलोसिटी को आप किसी अहम मास की बॉडी को, वेलोसिटी नहीं, बॉडी को आप क्या कर दो? मूव करा दो कोई फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। तो जो वेलोसिटी आती है और मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। इसकी यूनिट क्या होगी? सब बता सकते हो। मास है तो केजी और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे लिखेंगे इसको, केजी मीटर पर सेकेंड। ये इसका मतलब पर होता है ना, क्योंकि ये नीचे है तो केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि वेलोसिटी आप जानते हो मीटर पर सेकेंड होता है, मास होता है केजी, एम के एस में केजी मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है। तो ये है मोमेंटम। आप मोमेंटम को एकदम ध्यान से रखना दिमाग में। अच्छा, किन बातों पर डिपेंड करेगा मोमेंटम? मोमेंटम ज़्यादा कब कब होगा? जब जितना ज़्यादा मास होगा मोमेंटम उतना ज़्यादा। या बोल दो उल्टा नहीं, मतलब दूसरी बात कि अल्टरनेट में कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। दोनों बातें, मास वेलोसिटी दोनों बढ़ा दो मोमेंटम और बढ़ जाएगा, कम कर दो कम हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? तो मास और वेलोसिटी पर सीधे सीधे डिपेंड करता है कौन? मोमेंटम। दैट इज क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम के बारे में एक चीज़ और मुझे बतानी थी, समझना। मैंने इनर्शिया आपको बताया ना, तो इनर्शिया जो मैंने आपको बताया है, इनर्शिया एक बात पे डिपेंड करता है, वो है मास पे। ठीक है? इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करता है? मास पे। मास जितना ज़्यादा रहेगा उसके पास इनर्शिया की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है? इनर्शिया तो टेंडेंसी है किसी भी बॉडी का क्या होना, रेस्ट में रहना या मोशन में रहना या सीधे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना। ठीक है? तो मास जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, हमें उसके इनर्शिया को ख़त्म करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझना कि मास जितना ज़्यादा रहेगा उसके अगर हम इनर्शिया को क्या करना, चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब इनर्शिया की प्रॉपर्टी हटाना चाह रहे हैं, तो हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब सोचो एक पत्थर है, रेस्ट में है, छोटा पत्थर है तो कम फोर्स लगाओ, मूव कर गया, इनर्शिया ख़त्म, रेस्ट से मोशन में आ गया। बड़ा पत्थर होगा तब बताओ क्या होगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो ये अंतर है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये चीज़ कि क्या होता है इनर्शिया, क्या होता है इनर्शिया मास में रिलेशन, क्या होता है या मोमेंटम। ठीक है? देखिए अब जो बताने जा रहा हूँ आपको, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, पहले मैं स्टेटमेंट इसका बताता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मैं लिख दे रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब कैसे ये हम चीज़ देखो समझेंगे। एक बॉडी है, ठीक है? इस बॉडी पे मैंने लगाया एक फोर्स F, करेक्ट? बहुत ध्यान समझना। फोर्स लगाया तो इसके पास क्या हो गया? मोशन में आ गया, और मोशन में आ गया और ये यहाँ पे मान लो आ गया। फाइन, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन, मान लो इसका मास m है। बहुत ध्यान समझना, मोमेंटम आपको समझा दिया हूँ इसीलिए समझाया था। तो होगा क्या वो समझो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है, जो आपके पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। इसका मतलब u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो मुझे ये बताओ, पहले पॉइंट पे अगर मैं P1 लिखूँ, P1 का मतलब मोमेंटम एट फर्स्ट पॉइंट, मोमेंटम P से, ठीक है, भूला नहीं। तो क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, यही सिखाया मैं। और P2 क्या हो जाएगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मोमेंटम एट इनिशियल पॉइंट, मोमेंटम एट फाइनल पॉइंट। तो मुझे चेंज इन मोमेंटम के बारे में बता सकते हो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? बस चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होगा। अब देखो यही समझना है। अब यहाँ पे मैं पुट अप्लाई करने जा रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ, फोर्स जो अप्लाई हुआ था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1, और रेट का मतलब बता चुका हूँ टाइम से डिवाइड।
नहीं बताया हूँ तो भी सुन लो कि रेट जहाँ भी आता है वहाँ मतलब होता है टाइम से डिवाइड का। टाइम से डिवाइड का मतलब कि रेट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम में चेंज क्या हो रहा है, किसमें, मोमेंटम में, ठीक है, इसलिए रेट यूज किया जाता है। तो बस अब देखिए, तो अब आपने क्या करना है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू रखनी है। ये होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी P2 P1 अपॉन में T। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एम कॉमन ले लो, V माइनस यू अपॉन T, ठीक है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब मुझे बताओ यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। फर्स्ट इक्वेशन याद करो, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मोशन का पहला इक्वेशन यही है ना, तो उसी से मैंने बस किया है। वैसे भी आप जानते हो कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेना है, मास की जो वैल्यू है, देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए हो गया। अगर मैं क्या करूँ, इसको हटाऊँ, इक्वल का साइन लगाऊँ, तो एक हमेशा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। और मैं मान लेता हूँ वो कांस्टेंट क्या है, के। कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। ये रूल है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगा के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली आपको एक बात याद रखनी है कि एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू क्या होगा, 1। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, इस बात को याद रखिएगा। तो जैसे ही 1 रखोगे तो एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम इंटू ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑब्टेन्ड बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया जाता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी बढ़ी है, इसका मतलब एक्सेलरेट तो हुआ होगा ना, और वो एक्सेलरेशन मान लो ए है, और ए एक्सेलरेशन है, तो एफ को अगर निकालना है कि फोर्स कितना लगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। यूनिट तो मैंने बता दिया। तो आपको बस यहाँ सेकेंड लॉ जब भी आए तो स्टेटमेंट लिखिए कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और फिर उसके बाद ये प्रूफ एफ इज इक्वल टू एम ए तक। ये आपका कहाँ तक फिनिश हो जाएगा, ये इसका मतलब आपने कहाँ तक इसको कर लिया, ये फाइनल आपने स्टेटमेंट दे दिया, फाइनल आपने फार्मूला दे दिया फोर्स का बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये होता है इस वीडियो में। इसके बाद में बाकी का डिस्कशन अगले वीडियो में करूँगा, ओके। अब इस वीडियो को ध्यान से आप देख लीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए आप क्वेरी अपनी कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा मेरे नंबर पे। और बाकी आप क्या कर लेंगे, इस वीडियो को देख के अपने नोट्स अभी मत बनाना, नोट्स में PDF आपको भेजूँगा, ओके। बाकी आप पहले ये वीडियो अच्छे से क्लियर करिए, ओके। थैंक यू।